गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका नाम है सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम इंग्लिश लॉ में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं एंड बट उसमें वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, दीज आर कॉल्ड सम कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें हम डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये इंग्लिश लॉ में इन्हें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। It is not a real contract at all in the sense of law. A quasi contract is created by law without any enforceable agreement. यानी कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिना मतलब एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं ये लॉ के, या किसी भी एग्रीमेंट नहीं बना होता इनमें। रियल सेंस ऑफ लॉ में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़। यहाँ पर इंटेंशन नहीं होती एक्सप्रेस या इम्प्लाइड पार्टीज़ की। ये लॉ के द्वारा क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि बाद में इनको वो दर्जा मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट वाला। नॉट बाय ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे कोई ऑफर नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती एग्रीमेंट की। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के तहत लॉ जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट को एक ओब्लाइज वे में इम्पोज करता है पार्टीज़ के ऊपर। नो वन शुड बी अलाउड टू अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। यही है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी इसके अंदर, इसके रिलेटेड आपको सेक्शंस भी बताऊंगी। अब को शुरू करते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है इसका, एज सन विदाउट एज परमिशन अपॉइंट बी टू पेंट अ एज हाउस। तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी मतलब कि ए का जो बेटा होता है वो बिना ए की परमिशन के बी को अपने घर पर पेंट करने के लिए रख लेता है। एंड उसके बाद बी जो है वो काम शुरू कर देता है एंड ए को पता होता है कि जो बी है वो पेंटिंग कर रहा है। एंड उस मान लो पेंटिंग के बाद अब सबको पता है कोई भी काम करेगा तो वो फ्री में नहीं करेगा, तो वो पैसे भी मांगेगा। बट ए जो है वो उसे डेली देखता है बट वो कुछ नहीं बोलता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क ए रिफ्यूज़ पेमेंट। तो यहाँ पे जो है ए जो है उसे पैसे देने से मना कर देता है बी को, क्योंकि वो बोलता है कि हमारे बीच में तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो इम्पोज कर सकता है ओब्लाइजेशन ए को कि वो बी को रीज़नेबल वैल्यू दे, जो बी से ए ने बेनिफिट्स रिसीव किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसका सन होता है वो एक माइनर होता है। एंड तो यहाँ पर बट होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई होगा, क्योंकि जो ए है वो बी अनजस्टली एनरिच नहीं हो सकता बी के एक्सपेंसेस पर। इस टॉपिक के डिटेल नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप डिटेल नोट्स भी ले सकते हैं। ये मैंने दिखा दिया, इनको भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसिस वेयर द जस्टिस डिमांड्स दैट सर्टेन पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन ओब्लाइजेशन ऑल्दो नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अराइजन। यानी कि बेसिकली ये जो है कुछ लोग जो है उन्हें अपनी ओब्लाइजेशन जो है वो पूरी करनी होगी, बेशक उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान की जो है मान लो उसे गुड्स डिलीवर करनी थी एंड वो बाय मिस्टेक जो है ए की गुड्स बी को डिलीवर कर देता है एंड बी बिना कोई भी लाइक सोचे या बिना उसके बारे में कुछ ढूंढे उन गुड्स को इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पर उसे जो है उसके लिए उसे जो है यहाँ पर उसके लिए रीइंबर्समेंट पे करना होगा, यानी कि जितनी अमाउंट की वो गुड्स थी उतनी अमाउंट उसे रीपे करनी पड़ेंगी। उसके बाद आगे, दिस काइंड ऑफ लाइबिलिटी पार्टली रिजेंबल दी लाइबिलिटी इन टॉर्ट एंड पार्टली रिजेंबल दी लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर टॉर्ट में भी आती है लाइबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट में भी आती है। जस्टिस रिक्वायर दैट देयर शुड बी अ रेमेडी अवेलेबल टू द पर्सन सो एज टू प्रिवेंट इनजस्ट एनरिचमेंट। यानी कि यहाँ पर इनजस्ट एनरिचमेंट का यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि कोई भी जो इंसान है वो दूसरे की जो है एक्सपेंसेस पर खुद बेनिफिट ना ले सके, किसी के साथ गलत ना हो। इसीलिए जो है ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। द क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट law as well as justice should try to prevent unjust enrichment. The doctrine of unjust enrichment has been propounded by Lord Mansfield
इन मोसेस वर्सेस मैकफरलेन 1760 का ये केस है। तो यहाँ पर ही एक्सप्लेन्ड दैट लॉ एज वेल एज जस्टिस शुड ट्राई टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कोई भी इंसान है वो दूसरे के बेनिफिट यानी कि दूसरे की कॉस्ट के ऊपर जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकता। फॉलोइंग आर द एसेंशियल, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है दैट द डिफेंडेंट हैज़ बीन एनरिच्ड बाय द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि यहाँ पर उसने कोई ना कोई जो है वो बेनिफिट लिया हो। एनरिचमेंट इज़ एट द एक्सपेंसिस ऑफ प्लेंटिफ, यहाँ पर जो डिफेंडेंट ने फ़ायदा उठाया है या जो कॉस्ट यूज़ की है वो प्लेंटिफ की होनी चाहिए। द इंटेंशन ऑफ एनरिचमेंट इज़ अनजस्ट, यहाँ पे जो इंटेंशन है वो एनरिचमेंट की वो अनजस्ट है, यानी कि वो उसे फ्री में देना नहीं चाहता था एंड तो उसे वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो किसी अनदर वे से वहाँ पर आया है, अनदर वे से वो उसको परफॉर्म कर रहा है। द टर्म क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया, ये इंडिया में टर्म यूज़ नहीं होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद हम अगला सेक्शन देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे 5 सेक्शन हैं, उसका मैं आपको डायग्राम यहाँ पर लगा दूँगी, पिन कर दूँगी। तो इसमें जो है हमारे पास 5 सेक्शन है। सबसे पहला बात करता है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जो भी इंसान इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए उस इंसान को नेसेसरीज जो है गुड्स वो जो है सप्लाई करना। तो यहाँ पर ये भी हमारे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। तो जैसे ही मतलब कि जो भी गुड्स वो उसे देगा जो उसकी नेसेसरीज़ हैं, तो एट द आफ्टर सम टाइम वो उन सब गुड्स को जो है उन सब गुड्स की वैल्यू जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी से वापस रीपे उसे करा सकता है। बट अगर उसकी लाइक कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो उससे वापस रीपे नहीं होंगे। इसके अंदर एक केस भी है नाश वसीज इनाम का जो केस है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक टेलर होता है, वो एक माइनर के लिए उसका यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट होता है उसके लिए उसको पैंट कोट सील कर देता है। तो यहाँ पर वो जो है बाद में उसे मना कर देता है कि मैं आपको इसके लिए पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो माइनर हूँ और मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फिर उसे बोला जाता है, टेलर बोलता है कि आप ऐसे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं ले सकते किसी की कॉस्ट के ऊपर। तो फिर इसमें कोर्ट हेल्ड करता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नेसेसिटीज़ के लिए है एंड जो कोट पैंट है वो एक नेसेसिटी नहीं है। अगर आप इसको एक कोई नॉर्मल नेसेसिटी की चीज़ देते देन आप उसकी जो क्लेम कर सकते थे, बट लेकिन अब आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल भी है इसका, इलस्ट्रेशन जो है हमारे पास। ए सप्लाइज बी आर ल्यूनेटिक विद नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ए इज़ एंटाइटल टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेसिकली ये है कि वो एक लूनेटिक होता है एंड वो उसे नेसेसरी की चीज़ें देता है जो उसकी कंडीशंस मतलब उसकी लाइफ की कंडीशंस को मैच भी खाती हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो उससे रिम्बर्स्ड कर सकता है अपने एक्सपेंसेस को बी की प्रॉपर्टी में से। So this is the diagram of those 5 sections and here you can see first one is 68, 69, 70, 71 and 72। इसमें बात की गई है नेसेसरीज जो सप्लाई की जाती हैं एंड यहाँ पे पेमेंट करना ऐसी जिसके अंदर जो है वो इंसान जो है वो इंटरेस्टेड हो। इसका मैं आपका एग्जांपल दूंगी एंड उसके बाद नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करना कुछ भी एंड उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स एंड उसके बाद मिस्टेक और वर्जन के अंदर कुछ भी जो है चीज़ को डिलीवर कर देना। अगला सेक्शन है हमारा 69 जिसके अंदर बात की जाती है किसी भी पेमेंट की जो वो पर्सन है वो पे करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है बट वो लाइबल नहीं होता उसे पे करने के लिए। तो इसको मैं आपको इलस्ट्रेशन से ही समझा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको इजी इलस्ट्रेशन भी बता देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कोई पर्सन है एंड बी से उसने घर ले रखा है एंड वहीं पर जो है मान लो वहाँ पर जो है सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो वाले आते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर आप अपना बकाया बिल पे नहीं करोगे तो आपकी बिजली कट जाएगी एंड इस बात के बारे में जो है वो जो ओनर है उसको पता नहीं होता है। मतलब उसको वैसे तो पता होता है कि हमने बिल पे नहीं किया क्योंकि उनका जॉइंट ही बिल होता है और वही पे करते हैं। तो अगर उन्होंने बोला कि हम आज ही आपकी बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देंगे और आपका जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी। तो उसमें उसका इंटरेस्ट था बिकॉज़ वो वहाँ पर रेंट से रहता था वहाँ पे। तो उसने जो है वहाँ पे जो बकाया अमाउंट थी वो पे कर दी। तो यहाँ पर जो भी उसने पे किया है जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर जो है वो लैंड ओनर से जो है वो अपने जो पेमेंट है उसको वापस उसको रीपे होंगी, वो उसको रिम्बर्स्ड ज़रूर होंगी।
यहाँ पर देखिए आप ये वाली इलस्ट्रेशन, यहाँ पे ए और बी पर्सन जो है वो ए जो है बी को लीज पर देता है प्रॉपर्टी। तो उसके बाद इस जो है वो रिवेन्यू एरियर मांगती है गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी पर ए से। तो ए जो होता है वो ऐसा मतलब कि नहीं करता है रिवेन्यू पे। तो गवर्नमेंट जो एडवर्टाइज़ करती है कि हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे अगर आप रिवेन्यू नहीं भरेंगे, क्योंकि ये तो ओनर की जो है ओनर की ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर जो ए बी है जो वो पे कर देता है इसका रिवेन्यू जो भी होता है। तो यहाँ पर बी जो है ए से रिम्बर्समेंट वापस अपनी अमाउंट पाने के लिए जो है मतलब कि वो लाइबल है, ए उसके अमाउंट जो है वापस पे करेगा। उसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 70 जो कि ओब्लाइजेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इंसान जो है वो एक ऐसा एक्ट करता है जिसे वो फ्री के लिए नहीं कर रहा है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इसका एग्जांपल है, ये देखिए नोट्स भी हैं इसके अंदर, आप अगर आप इनको नोट करना चाहो तो एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ए जो है ट्रेड्समैन होता है एंड जो ये ट्रेड्समैन जो है बी के घर के आगे जो है बाय मिस्टेक गुड्स छोड़ जाता है। इसको लगता है कि ये किसी सी पर्सन का हाउस है और बी जो है इन गुड्स को यूज़ कर लेता है ये मान के कि चलो फ्री में है और तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। तो यहाँ पर जो है ए पूछता है कि आप सी पर्सन से कि आपको गुड्स मिल गए। तो यहाँ पर बी जो है यहाँ पर बाउंड रहेगा ए को रीपे करने के लिए जो भी चीज़ उसने यूज़ की है। बाद हम अपना अगला सेक्शन देखते हैं जो कि हमारा सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो अगर किसी भी इंसान को कोई भी गुड्स मिलती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन गुड्स को वापस दे और एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन की तरह उन्हें अपने ऐसे रखे कि जैसे वो उसी की गुड्स हों। इसको हम पढ़ के भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक दैम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली, यानी कि जो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वही उसकी सेम होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसको देख लेते हैं कि इसको मैंने आपको जो बताया कि वो एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन की तरह उनको अपने पास रखेगा जैसे कि वो गुड्स उसी की हों। अगर मान लो वो जो भी अपनी गुड्स के लिए करता है उसको साफ़ रखना या कुछ जैसे भी करना, उनको वो वैसे ही रखेगा उन गुड्स को। बात करते हैं सेक्शन 72 की। 72 में है लाइबिलिटी है उस पर्सन की जिसे जो है मनी या तो फिर कोई भी गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन जो है वो उसे डिलीवर हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बता दूँ। सेक्शन 72 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन टू whom मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। द रेमेडी ऑफ रीपे इज़ फॉर मनी वाइल द रेमेडी ऑफ रिटर्न इज़ फॉर गुड्स। एग्जाम्पल ए एंड बी जॉइंटली और इसका मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, ए और बी जो है वह इकट्ठे सी से 100 रुपीज़ लेते हैं। तो ए जो है वो सी को वापस कर देता है 100 रुपीज़। बी को ये बात पता नहीं होती तो बी भी सी को 100 रुपीज़ फिर से पे कर देता है। तो यहाँ पर जो सी है उसने जो बाद में बी से पैसे लिए हैं वो बाउंड है, लाइबल है उन्हें रीपे करने के लिए जो गुड्स उसे बाय मिस्टेक दी गई हैं या अंडर कोअर्जन दी गई हैं। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। Thank you for watching. Bye bye.